मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन तक ग्राफियन फॉलिकल्स यानी 14वें दिन तक 14th डे तक हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं ये फॉर्म हो जाते हैं। फॉर्म होने का मतलब ये है कि यहाँ अब ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने का मतलब ये है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओव्यूलेशन प्रोसेस का मतलब ये है, स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फेज़ का जो पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम जो तैयार हो गए हैं वो नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर जाते हैं, यानी कि अब 14th डे के बाद का प्रोसेस यानी 15th डे से लेकर 28th डे जो होता है उसमें चलता है हमारा इनका ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज़। क्या नाम है? ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज़। इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है ये बल्कि यानी वेस्कुलर होने लगती है, मतलब वहाँ पर बहुत सारा एक तरीके से कहना चाहिए फैटी मटेरियल आकर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिससे इसका कारण क्या है? अब जब ये प्रोसेस हो रहा है कि ये बल्कि या वेस्कुलर होने लगती है तो इसका कारण ये है कि ये अपने आप को तैयार कर रही होती है कि इसमें ओवा आए और सेटल हो जाएं, यानी कि ओवा आके वहाँ पे चिपक जाएं, किसी तरीके से रुक जाएं। इसी टाइम पर सेम टाइम में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करने लगती है, और सेम टाइम में जो कार्पस ल्यूटियम्स हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं। यानी कि एक तरफ से तो सिक्रीशन हुआ LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, दूसरी तरफ से ये सिक्रीशन हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट होता है कंसेप्शन यानी गर्भाधान। गर्भाधान मतलब फाइनल हो जाना कि हाँ अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद उसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसी टाइम पर क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है अगर वो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, लगातार पूरे टाइम फ्लो करता रहता है, तब तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, अदरवाइज़ वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी टाइम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर किसी वजह से कंटिन्यूसली सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो किस वजह से नहीं हो पाता कि कार्पस ल्यूटियम में कोई प्रॉब्लम आने लगती है, कोई इशू आने लगता है, तो प्रेगनेंसी जो है वो क्या हो जाती है? टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाती है, यानी एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, और एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम सेल्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उनकी लेयर जो है जिसके अंदर एंडोमेट्रियम सेल्स भरे हुए हैं वो टूट जाती है लेयर, और उसी के साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या मतलब कि जब एंडोमेट्रियम सेल की जो वॉल है, वो दीवारें जिससे घिरे हुए होती हैं एंडोमेट्रियम सेल, वो रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तब क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये कहलाता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे। ठीक है, यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है अगर ये तब होता है जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, उसके बाद मतलब कभी नहीं उनकी लाइफ में आता, उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज कब आता है? 45 से 50 ईयर्स की एज में। रीज़न क्या है इसका? कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो विस्कस हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जब अपने एक नॉर्मल गाढ़ेपन से ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो इनका फ्लो है वो कम हो जाता है, तब ये कंडीशन पैदा होती है। अब इस कंडीशन में क्या है कि जब ये दोनों सिक्रीट होना कम हो गए या कि बंद हो गया इनका फ्लो, तो इससे ओवरी पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब ओवरी पे फ़र्क पड़ने का मतलब क्या है
कि पहले तो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होता है, मतलब कभी बन गए कभी नहीं बने, या कभी देर से बने कभी जल्दी बन गए, या मेंस्ट्रुएशन कभी जल्दी हो गया कभी बाद में हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है। तो ये सारा पहले डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ या हर एक साइकिल में। लेकिन क्या होता है कि जब ये कंफर्म हो जाता है, यानी कि इनका एक तरीके से फ्लो रुक जाता है FSH और LH का, तब क्या होता है कि ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने का मतलब मेनोपॉज की कंडीशन आ चुकी है, यानी कि अब जो फीमेल है वो कभी भी आगे मदर नहीं बन पाएंगी। इसके सिम्टम्स या इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पर? पहला, मोर स्वेटनिंग, यानी कि जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है फीमेल को। सेकंड, साइज श्रिंक। अब किन किन चीज़ों का? जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो आपकी फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो चुकी थी, वो क्या है, उनका साइज़ अब जो है वो कम होने लगता है, तो श्रिंक करने लगते हैं। थर्ड आता है कि डीके ऑफ गोनेड्स। डीके का मतलब है अवक्षय। अवक्षय का मतलब कि जो उनकी यूटिलिटी थी या जो उनके काम थे एक्चुअली वो नहीं कर पा रहे हैं। और जिन हमने जैसे बायोलॉजी में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जो ऑर्गन्स या जो अंग हमारे काम में नहीं आते हैं रेगुलरली, वो या तो सिकुड़ जाते हैं यानी छोटे हो जाते हैं, या कि बॉडी से गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने का प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उनका साइज़ कम हो जाता है या लोकेशन में थोड़ा चेंज आ जाता है, हल्का फुल्का वो साइड में किसी लेफ़्ट या राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं या जो भी है, तो वो डीके हो जाते हैं, यानी कि अब उनका आगे फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। और चौथा जो लास्ट है वो है कि उनका बिहेवियर जो है एबनॉर्मल होने लगता है, मतलब जो उनका नॉर्मल साधारण व्यवहार है वो नहीं रहता, वो बल्कि कुछ और होने लगता है, जैसे कि गुस्सा ज़्यादा आना किसी कंडीशन में जल्दी किसी चीज़ को ना समझते हुए वो कुछ रिएक्शन अलग अलग देना, इस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि बच्चों में कैसे उनका जेंडर या उनका सेक्स डिटरमाइन होता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे होता है। हालांकि ये पार्ट हम अपने 12th तक की जो स्टडीज़ हैं उसमें पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उसका रेफरेंस है जस्ट, तो उसको देख लेते हैं कि जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसमें पाए जाते हैं कौन से? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं? ओवा एंड स्पर्म्स। ठीक है, सभी जानते हैं हम लोग। तो ओवा और स्पर्म्स के अंतर हमें सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक्चुअली ओवा के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, स्पर्म्स के अंदर होते हैं। अभी आगे देख लेते हैं इसे। तो जो नेचर है सेक्स क्रोमोसोम्स की, उस पर टोटल डिटर्मिनेशन हमारा डिपेंड कर रहा है। कैसे? कि जो ह्यूमन में हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। ठीक है, 46, और इसको अगर हम पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं 23 पेयर्स। अभी क्या है कि जो 23 पेयर्स यानी कि में से 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो कि ऑटोसोम्स कहलाते हैं, वो सेम नेचर के होते हैं, वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि XX। ठीक है, हम डिनोट करते हैं 22 पेयर्स जो है वो XX टाइप के यानी कि सेम टाइप के हैं। लेकिन एक पेयर जो होता है जो कि स्पर्म में होता है यानी कि मेल गैमीट में होता है, यानी कि जिनकी संख्या 2 है, वो कहलाते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यही सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और इनको हम किससे डिनोट करते हैं? X एंड Y, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं ये। तो अब जब इस प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि या तो ये और ये साथ में ये भी, तो जब इनकी रिएक्शंस होती हैं आपस में, तभी जो डिटर्मिनेशन है यानी कि उसका जेंडर डिसाइड होना है बेबी का, वो यहाँ पर पता लग जाता है। तो कैसे होता है ये?
कि अगर मदर का एक्स क्रोमोज़ोम फादर के एक्स क्रोमोज़ोम के साथ मिल जाता है, यानी कि उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? फीमेल चाइल्ड। यानी कि जब एक्स के साथ मिलता है तो हमें क्या मिलता है? फीमेल चाइल्ड। और अगर मदर का एक्स क्रोमोज़ोम फादर के वाई क्रोमोज़ोम के साथ मिल रहा है, जो कि ये वाला है, उसके साथ मिल रहा है, तब हमें मिलता है मेल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि मेल चाइल्ड के पास ही एक्स और वाई होते हैं डिफरेंट। ठीक है, जो वन पेयर होता है हमारा, उसी बेस पर जेंडर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का, या क्या चीज़ें आती हैं, क्या प्रोसेस होता है डेवलपमेंट में। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवा जो हैं ये एंडोमेट्रियम में जाकर सेटल हो जाते हैं, या इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर रख दिया जाता है एक तरीके से सेफ जगह पर। तो वहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम में जब ये इम्प्लांटेड हैं या रुके हुए हैं, तब ये क्या करते हैं, जो इनका पूरा न्यूट्रिशन है, मतलब पूरा खाना या पोषण जो है, वो ये कहाँ से लेते हैं? अपनी मदर से। जिस टाइम में एंडोमेट्रियम के अंदर ये इम्प्लांटेड हैं, उस टाइम में ये मदर से अपना पोषण ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट 10 वीक्स जो है, पहले 10 हफ्ते जो स्टार्टिंग के हैं, उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो एम्ब्रियो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब हाथ बनने शुरू हो गए, पैर बनना शुरू हो गए, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो गया, सिर बनना शुरू हो गया, ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और एम्ब्रियो जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, कंप्लीट एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो अगर ये है तो ये चारों तरफ से एक लेयर से कंप्लीटली ढका होता है। इस लेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है एमनियन और दूसरा पार्ट होता है कोरियन। क्या है? एमनियन एंड दूसरा है कोरियन। एमनियन इनर लेयर होती है और कोरियन आउटर लेयर होती है। ठीक है ना? तो ये अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो ये 2 लेयर की ये स्ट्रक्चर होती है, जिसके बीच में अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये तो ये हमारा एम्ब्रियो, ये हमारी लेयर है दोनों मिलाकर, कौन सी? जो इसके एम्ब्रियो के चारों तरफ है, ये हमारी कौन सी है? आउटर लेयर है, यानी कि आउटर लेयर है कोरियन, और इनर लेयर है हमारी एमनियन। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है अंदर भरा हुआ, ये कहलाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, अब इससे क्या होता है? ये फ्लूइड क्यों भरा है भाई? है कोई चीज़ प्रेजेंट अगर है तो इसके पीछे कोई रीज़न है। तो ये फ्लूइड जो है वो जो एम्ब्रियो है उसको बाहर से मिलने वाली थ्रेट्स, यानी कि बाहर के जितने भी झटके या कोई टेंशन, इन सब से बचाता है। जैसे अगर जो सीढ़ियों पे से सीढ़ियों से उतरने के टाइम में झटके लग रहे हैं, उस टाइम में वो इसको एम्ब्रियो को लॉस होने से, यानी ख़त्म होने से बचाता है। जैसे स्कूटर्स मोटरसाइकिल में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, या गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गाड़ी में बैठे लोगों को झटकों से बचाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड करता है काम। अब जो फर्स्ट 8 वीक्स हैं उसमें कोरियन जो है वो मदर की ब्लड से डायरेक्टली अटैच्ड रहती है। यानी कि जो कोरियन लेयर, बाहर वाली लेयर है, ये ब्लड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो अभी भी कहाँ से ले रहे हैं? डायरेक्टली मदर से लिया जा रहा है। इसी टाइम पर इसमें जो विलाई जो डेवलप हुए हैं हमारे कोरियन के ऊपर, वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब 12th वीक आते आते जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट होने का मतलब
जितने भी ऑर्गन्स बनने हैं उस बॉडी में या उस एम्ब्रियो में, उनका फॉर्मेशन कंप्लीट है, मतलब उनका बनना निश्चित बन चुके हैं। अब इसके आगे उनमें केवल डेवलपमेंट होना बाकी है, मतलब छोटे रूप से बन गए हैं और वो धीरे धीरे करके जो उनका नॉर्मल साइज़ है एम्ब्रियो के लिए या एक बेबी के लिए, वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे उंगली छोटी सी डेवलप हो गई है और वो धीरे धीरे करके पूरी उंगली में कन्वर्ट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और 17th वीक आते आते बॉडी जो है, बेबी की बॉडी जो है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बॉडी में बेबी जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, हल्का फुल्का हिलना, हाथ चलाना, सिर हिलाना, इस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और 28th वीक आते आते, यानी 28वां हफ्ता आते आते, जो डेवलपमेंट है इस सारा बेबी के अंदर ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम्स का, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी वो उतना मैच्योर नहीं है कि वो बाहर दुनिया में आ सके और जो बाहर का वातावरण है उसको झेल सके या सह सके। तो उसे 40वें हफ्ते तक, यानी 40th वीक तक इंतज़ार करना होता है, ताकि वो सारी चीज़ों को अपने आप को मैच्योर कर ले, बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एक सामंजस्य बिठा